हेलो एवरीवन। सो आज ये जो वीडियो है इसमें मैं और एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर देयर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2022। मतलब इस साल जो लोग बोर्ड एग्जाम देंगे अंडर असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, उनके लिए एक सीरीज है जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट इसमें और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन ही रिपीट होने वाले हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट अब इस क्वेश्चन का कोई पार्ट रिपीट होता है तब भी आपको पता है कि कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। बट इन जनरल आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी इससे पता चलता है कि किस लेवल में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। पेपर आपके पास भी है, ठीक है, पेपर आपने पुराने पेपर्स भी देखे हैं, बट देखिए कि आंसर्स किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपको क्या हेल्प मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट फॉलो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस भी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं 2020 का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे आपका 2019, 2018 इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस रेगुलर अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 2020 का जो क्वेश्चन है, ये सारे 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन देख लिया आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका हो गया कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म की जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। यहां पे आपको पूछा तो मैथमेटिकल फॉर्म है, बट इट इज बेटर टू राइट बोथ द स्टेटमेंट्स एज वेल एज द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है यहां पे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब है हॉलो स्फेयर, ठीक है। तो चार्ज जो होगा वो उसके सरफेस में ही होगा, ठीक है। तो आपको पी पॉइंट जो है बाहर है, ठीक है, ये पॉइंट सरफेस में है और यहां पे अंदर है। तो 3 लोकेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन, जिसका पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 39, 34 टॉपिक देख लीजिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे पूछा है, ये एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, पेज नंबर 39 और 34 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। You are to bring two charges Q1 and Q2 from infinity to the points represented by the potentials V1 and V2 in an electric field E. Distance between Q1 and Q2 दिया हुआ है R. Find the total work done in assembling the configuration. ठीक है, बेसिकली आपको Q1 Q2 जो चार्ज है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, ये चीज पूछा है और वर्क डन पूछा है। तो ये आपका पेज नंबर 65 में टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू द, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, आप अगर आप पढ़ के गए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे आपको पूछ लिया वर्क डन, आपको लगेगा कि दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, बट आपने ये चीज पढ़ाई नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, ठीक है, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, यही चीज आपको पूछा है यहाँ पे, है कि नहीं, और ये एक्सप्रेशन है आपका। तो ये डेरिवेशन आपको करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था, इमेजिन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, पोटेंशियल ओरिजिन में 0 है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर, 2 मीटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली बोर्ड एग्जाम में आया है, बट ये क्वेश्चन कहां से दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय इत्सी वर्मा बुक से दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आज आपको नहीं बोलूंगा कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पूरा कीजिए, ठीक है, जिन्होंने किया है उनका एडेड एडवांटेज होगा, बट अब ये क्वेश्चन दिया है, अब तो दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सिवा दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नहीं है, ये उन्होंने सीओपी का क्वेश्चन उठा के दे दिया 5 मार्क्स में, ठीक है। मतलब 2.5 मार्क्स फॉर दिस न्यूमेरिकल, 2.5 मार्क्स, मतलब इस पार्ट के लिए आपका 2.5 मार्क्स है, और ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसके लिए आपका 2.5 मार्क्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल ओरिजिन में 0 है, पोटेंशियल 2 मीटर, 2 मीटर में निकालना है। तो देखिए, E इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर होता है, तो जो V हो गया वो इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर होगा, बट ये जो प्रोडक्ट होगा ना, ये आपका डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज आपके वेक्टर क्वांटिटी है, E और R, और जो V है वो एक पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है, वो डॉट प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पे सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपको फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कैपेसिटर? ठीक है, यू know that capacitance of a parallel plate capacitor is this. What will be its new capacitance if material of DEC मतलब dielectric constant K is inserted between the plates? ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैपेसिटर हो गया आपका सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। फिर आपका कैपेसिटेंस का ये जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शन मतलब ये तो सिर्फ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, डिडक्शन जो है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 75 में दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, पेज नंबर 75। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपका मतलब ये पहले आया है 2020 में आया, बट ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है। मतलब कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शोन बिलो, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे ये दूसरे पेज का आ गया, सॉरी। ठीक है, इसको डिलीट करता हूं मैं। ओके, ये पीछे वाले पेज का था। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला जो न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है, देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये एक कैपेसिटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका d/2, और एक कैपेसिटर हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया d/2। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोगों ने दो कैपेसिटर में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पे इसका हो गया आपको K2। एरिया तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 इज इक्वल टू K1A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d/2। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 इज इक्वल टू K2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। तो यहाँ पे जो प्लेट से यहां से यहां का डिस्टेंस d/2, यहां से यहां का डिस्टेंस भी d/2। ठीक है, अब ये दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, C1 C2 यहां सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Name two great experimentalists who carried a long series of experiments on electromagnetic induction. फिर आपको एक you are given two coils, one galvanometer, one battery, and some connecting wires. Describe an experiment that can show the production of electromagnetic induction. अब ये तो एकदम हर वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी छाप दिया है पे देखिए। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है ना, वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर लास्ट पैरा देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic induction। ये पेज नंबर 204 में है। ठीक है, फिर आपको पूछा है नेम टू एक्सपेरिमेंटलिस्ट हु कैरिड लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो आपका पेज नंबर 205 में आप देखेंगे, टॉपिक नंबर 6.2 द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड बाय फैराडे एंड हेनरी। तो वो दो साइंटिस्ट का नाम क्या क्या है, फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, फिर पूछा यू आर गिवन टू कॉइल्स। ठीक है, तो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, उसी पेज में अगर आप आएंगे, नीचे आएंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 जो दिया हुआ है, यहाँ आपका दो कॉइल है, बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है। तो ये बेसिकली आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर मोशनल ईएमएफ के ऊपर एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, इफ R is the resistance of the loop at a given instant, what will be the induced current at that instant। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक जो है उसमें डेफिनेशन क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन E is equal to BLV। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V हो गया स्पीड रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर आपको मोशनल ईएमएफ का डिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट विल बी द करंट पूछा है। तो करंट मतलब यहाँ पे जो डिडक्शन है वहां पे आपका कहानी ईएमएफ तक खत्म हो जाता है। तो करंट हो जाएगा, जो करंट होगा वो E डिवाइड बाय R होगा। ठीक है, सो करंट इक्वल टू हो जाएगा BLV डिवाइड बाय R। ये हो गया आपका करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर मूव्स
द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यार डायरेक्ट ईएमएफ पूछा है, ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ये पूछा ना, तो आपका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी एल वी। फॉर्मूला में डाल दिया, बी दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन करने से हो गया आंसर। फिर पूछा है आपको लेंस लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है, तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में देख लो भाई, एनसीईआरटी का ही आंसर हमको लिखना है, तो एनसीईआरटी में अगर पेज नंबर 210 में देखते हो तो लेंस लॉ जो टॉपिक है वहीं पे दिया हुआ है, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. The statement of the law, ये है statement of the law, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, तो वो आपको दूसरा कोई किताब से आप मतलब मत लिखिएगा, ठीक है, ये मेरा सजेशन है, एनसीईआरटी में जो है वही आप लिखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम फॉर एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर का डायग्राम आपका एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 225। शो दैट इट प्रोड्यूसेस सिनुसॉइडल ईएमएफ, तो सिनुसॉइडल ईएमएफ का डिडक्शन भी आपका उसी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आपको ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये साइन ओमेगा टी मतलब सिनुसॉइडल ईएमएफ हो गया, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इन इंडिया, तो वहीं पे पेज नंबर 226 में देखिएगा, तो जो ये फ्रीक्वेंसी रोटेशन में ये जो कॉइल रोटेट होता है ना, इस कॉइल का रोटेशन का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 60 हर्ट्ज, बट इंडिया का पूछा है तो 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हो गया 50 हर्ट्ज, एनसीईआरटी से पूछा। अब एनसीईआरटी में देखो ये जो इंफॉर्मेशन है कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अब ये अगर छोड़ दिया तो हो गया काम तमाम, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब डिडक्शन तुमने एसी जनरेटर पढ़ लिया, पूरा डिडक्शन रट लिया, ये सेंटेंस नहीं पढ़ा, महंगा पड़ जाएगा। एनसीईआरटी इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। Okay, state Huygens principle in optics. Using this principle, derive the law of reflection or refraction, कोई एक करना है, ठीक है। तो Huygens principle पेज नंबर 354 में यहाँ पे डायरेक्ट देखो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू Huygens principle, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी मैंने स्क्रीन यहाँ पे शेयर किए उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और एनसीईआरटी में वो चीजें ढूंढ लेना, मिल जाएगा, पेज नंबर वगैरह सब मैंने दिया हुआ है, मार्क भी किया, देखो अच्छे से मैंने एकदम रेड से मार्क करके रखा है। अकॉर्डिंग टू Huygens प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दीस पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आपको Huygens प्रिंसिपल में लिखनी है, और उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 355 में दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन का दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन का भी है, ठीक है। विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन लाइट वेव सफर्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन अगर होता है ना तो यह मीडियम चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट सेम मीडियम होता है, तो इसलिए वहां पे ना जो वेवलेंथ है और स्पीड है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, एंड द स्पीड, तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, तो वहां पे वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है और रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ है स्पीड, ठीक है। फिर आगे, विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ निकालना है, डिफरेंस निकालना है, फिर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में। फिर पूछा है R2 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ सेम पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम कंपनी आर कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है वो आपका पेज नंबर 364 में दिया हुआ है, जहां पे आपको फाइनली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, इससे तो एक क्वेश्चन मतलब पक्का है, या तो थ्योरी का हो या फिर न्यूमेरिकल का हो, मतलब ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मतलब 99% गारंटी है, 100% हो वो तो यार मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पेपर बनाऊं, वैसे तो मेरी औकात नहीं है पेपर बनाने की, बट जिसका पेपर बनाने का औकात भी होगा वो भी आपको कभी बताएगा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 99% चांस है मतलब आने का। फिर आपको डिफरेंस पूछा है, एटलीस्ट वन डिफरेंस, तो यहाँ पे मैंने देखो 4 डिफरेंस लिखा है, कोई भी वो एक उठा के लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा डिफरेंस, ठीक है। फिर आपको पूछा है कि आइडेंटिकल बल्ब सेम पावर और सेम कंपनी से होंगे तो कोहेरेंट होंगे क्या, तो नहीं होंगे यार, ये चीज आपको पेज नंबर 363 में दिया हुआ है कि वहां पे ना वो मतलब जो फेज डिफरेंस होता है ना वो इनकोहेरेंट होता है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो इनकोहेरेंट है, तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो सिंस दे आर इनकोहेरेंट हमको
वो दो सोर्स मतलब वो दे कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको पेज नंबर 363 में दिया हुआ है। फिर आगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, तो डायफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट, पोलराइजेशन, तो ये भी आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 386 में आपको डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन हो गया, डॉपलर इफेक्ट इज अ शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। पोलराइजेशन क्या होगा, द फेनोमेना ड्यू टू व्हिच वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिंपल डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स ऑन मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आप सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस भी लिख दो इट इज एनफ, ठीक है। फिर यहां पे आ गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो बल्ब देखो, बल्ब यार इस केस में ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस किया हुआ है, इस केस में ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये वोल्टेज जो है ये बायसिंग वोल्टेज से कम है 0.6 वोल्ट, हमको 0.7 वोल्ट के आसपास चाहिए होता है बायसिंग वोल्टेज, ये होगा इसमें ग्लो करेगा क्योंकि ये 6 वोल्ट का है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन डायोड, ये इस ग्राफ के ऊपर आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस पूछा है, तो ये चीज एग्जांपल 14.4 एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, इसका सॉल्व किया हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल 14.4, ठीक है। फिर आ गए आपका जीनर डायोड के ऊपर एक क्वेश्चन, यू नो दैट इन ऑर्डर, अब सोचोगे यार यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन क्यों है, ये सब चॉइस वाले हैं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू नो दैट इन ऑर्डर टू गेट ए रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज वी कनेक्ट ए जीनर डायोड, तो यहाँ पे बेसिकली सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, फिर डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह हमको मार्क करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो मार्क करना है, तो ये आपका सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका जो करंट थ्रू लोड होगा वो हमेशा जीरो डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे कम होगा, ठीक है, उससे कम होगा, ओके। सो बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ द जीरो डायोड, वो आपका करंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर करंट ही यहां से फ्लो करने देगा। फिर आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सच ए सर्किट इफ VZ इक्वल टू 6 वोल्ट, IL इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, IZ इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर, तो ये आपका एग्जांपल 14.5 है, सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ओके। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया लॉजिक गेट के ऊपर। सो व्हाट इज ए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन टॉपिक नंबर 14.10.1 एनसीईआरटी में, लॉजिक गेट टॉपिक जहां पे स्टार्ट होता है, तो एकदम पहले की जो 4 लाइन है वो छाप दो डायरेक्ट, ये हो गया आपका लॉजिक गेट का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं एक बार पढ़ के। लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो काफी है, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो काफी है, बट थोड़ा और ऐड कर दो, अगर टॉपर बनना है तो थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर दे आर जनरली नोन एज लॉजिक gates because they control the flow of information. The 5 common logic gates used are NOT, AND, OR, NAND, NOR. ठीक है, ये तो लॉजिक गेट का डेफिनेशन हो गया। यार लॉजिक गेट का जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो ट्रूथ टेबल का भी डेफिनेशन पढ़ लेना, क्या पता इस 2020 में लॉजिक गेट पूछा, 2021 में ट्रूथ टेबल पूछ लिया, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट लॉजिक लेवल्स कॉम्बिनेशन विद देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट लॉजिक लेवल्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये सर्किट को बताना है इसका लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका 14.15 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, डायरेक्ट वही सर्किट यहाँ उठा के दिया था, ठीक है। सो ये हो गया आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2019 हो गया, ये तो 2019 का मैं अगले वीडियो में करूंगा। 2020 का ये वीडियो है, थोड़ा लंबा, ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता, इसलिए एक एक वीडियो में एक एक ईयर के हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है।